वेलकम टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी एंड टुडे वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट अ टॉपिक जो हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज मनी एंड चैप्टर नंबर 5 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर देयर आर टू बुक्स, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका। तो उसके अंदर हम सेकंड जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पहले 4 चैप्टर हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तक कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनी। और मनी होती क्या है, मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मनी आखिर आई क्यों मनी की आवश्यकता पड़ी और बेसिकली मनी है क्या, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा, बिल्कुल आराम से वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। और यहाँ से जनरली क्वेश्चन निकल के आता है, 99% चांस होता है मनी की सप्लाई से रिलेटेड कि मार्केट में मनी कैसे अवेलेबल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मनी है क्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें कि एंशिएंट टाइम पर क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज थी जिससे हम चीजों को एक दूसरे से, जैसे आज हम रिप्लेस करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, तो उसके लिए एक मीडियम का यूज करते हैं। तो आज हमारे पास एक करेंसी है, लेकिन क्या उस समय पर, प्रीवियस समय पर कोई ऐसा चीज था, कोई ऐसा मीडियम था, तो वी विल से नहीं, हमारे पास नहीं था। और जब हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं था, करेंसी नहीं थी हमारे पास, कोई रुपीस नहीं थे हमारे पास, तो उस समय पर हम चीजों का लेन देन कैसे करते थे, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम, सीसी सिस्टम, इसी को कहते हैं हम कि हम चीजों के साथ लेन देन करते थे। इसका मतलब है गुड्स का गुड्स के साथ, सर्विसेज का सर्विसेज के साथ, या गुड्स का सर्विसेज के साथ जब हम लेन देन करते थे। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास राइस है और मेरे पास वीट है, मैं चाहती हूँ मेरे पास राइस आ जाए और तुम मुझसे वीट ले लो, तो इसका जब हम एक्सचेंज करेंगे, ये जो हमने एक दूसरे से बदलाव किया चीजों का, इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही पहले जमाने में क्या होते थे, मोची हुआ करते थे, उनसे लोग शूज बनवाने आते थे, तो उसके बदले में उन्हें अनाज दे जाते थे और वो लोग शूज बना के दे देते थे। या कोई सफाई वाला हुआ तो सफाई वालों से सफाई करवा ली और उसके बदले में अनाज दे दिया। तो ये सब चीजें जो थी वो बार्टर सिस्टम थी। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु का विनिमय किया, एक चीज का दूसरी चीज से लेन देन कर दिया, ये हो गया हमारा पहला बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को और हम क्या कह रहे हैं, सीसी सिस्टम, कमोडिटी सिस्टम, कमोडिटी यानी गुड्स सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम है क्या, बेसिकली बार्टर सिस्टम है गुड्स का गुड्स के साथ लेन देन, गुड्स का सर्विसेज के साथ लेन देन, या सर्विसेज का सर्विसेज के साथ लेन देन, यही होता है बार्टर सिस्टम। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए जिससे हम चीजों को खरीद या बेच सके। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, उन्हीं प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अब लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम में सबसे पहली प्रॉब्लम थी ऐसे दो लोग मिलना जिनके पास अलग अलग चीजें हो। पहली क्या है, ऐसे दो लोग मिलना जिनके पास, दोनों के पास अलग अलग चीजें हो। अब ये तो पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग चीजें हो सकती है दो लोगों के पास, लेकिन क्या वो विलिंग भी है एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि ये केवल कोइंसिडेंस की बात है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है बाई चांस। इट इज बाई चांस दैट द टू डिफरेंट पीपल आर देयर, those who have different goods and they are ready to exchange, यानी दो लोग होने चाहिए, दोनों के पास अलग अलग चीजें होनी चाहिए और दोनों ही उन चीजों को एक्सचेंज भी करने के लिए तैयार हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर हुआ? क्या जरूरी है, टू पीपल। क्या जरूरी है, टू डिफरेंट गुड, ठीक है, टू डिफरेंट गुड्स। और क्या जरूरी है नेक्स्ट, जरूरी है दे आर रेडी, दे आर विलिंग, they are willing to exchange, willing to exchange, कि वो एक दूसरे से एक्सचेंज भी करना चाहते हो। तो it is not possible। ये पॉसिबिलिटी है कि उनके पास दो लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, अलग अलग गुड्स भी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सचेंज भी करना चाहते हो। अगर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबिलिटी हो पाएगा। तो यहाँ पर आगे प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या था, दैट लैक ऑफ द कॉमन मेजर। लैक ऑफ कॉमन मेजर क्या है भाई, एक के पास है राइस, एक के पास है वीट। अब दोनों के पास अलग अलग चीजें, दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास अलग अलग चीजें हैं, पहली दोनों कंडीशन होगी पूरी। तीसरी कंडीशन हुई कि राइस वाला ये कह रहा है कि मैं कितना वीट लेकर कितना राइस दूं, वो क्लियर नहीं है। राइस वाला कह रहा है वीट से कि तुम मुझे 2 बॉल दे दो और मैं तुम्हें 1 बॉल, या 2 kg दे दो मैं तुम्हें 1 kg दे दूंगा। लेकिन वीट वाला मना कर रहा है कि नहीं, मैं ये मेजर नहीं मान के चलता। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि इनके पास कोई कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू नहीं है। जैसे आज के समय पे हम करेंसी से कर लेते हैं ना, हम मार्केट में गए परचेज कर लिया, उस समय पर कोई भी ऐसा मेजर नहीं था जिससे ये वीट और राइस को एक्सचेंज कर सके। थर्ड क्या था, स्टोरेज ऑफ द वैल्यू।
बेटा आप कमोडिटी को एक लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम बात करें आज की करेंसी की, तो यू विल टेक, आज आपके पास रुपए होंगे, वो आप 10 साल 20 साल 50 साल अपने बहुत छोटे छोटे कॉइन जो होते हैं, पुराने कॉइन है, वो भी आपके पास घर में होंगे। इसका मतलब है कि जो आपकी कमोडिटी है वो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकती। कमोडिटी पेरिशेबल होती है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है और उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। जैसे अगर आप शुगर आज खरीद ले, तो शुगर की वैल्यू, अगर हम रेट की बात करें, प्राइस की बात करें, वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम बोले कि बहुत पुरानी शुगर, तो वो तो शुगर खराब हो जाएगी। अगर हम उसे 2 साल 3 साल रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी, 10 साल रखेंगे खराब हो जाएगी, तो वो अपने वैल्यूज को स्टोर करके नहीं रख पाती। नेक्स्ट आ जाता है द प्रॉब्लम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा ऐसी पेमेंट जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। पुराने समय में क्या हुआ करता था, अगर तुम्हें पता हो तो, बचपन में जैसे हम लोग छोटे थे तो उस समय पर घर पे कोई आंटी आके उन्होंने बोला कि हमें ना वो दे दो, थोड़ी सी शुगर दे दो या हमें कोई और सामान दे दो, तो वो हम उन्हें दे देते थे और वो कुछ समय बाद हमें लौटा जाती थी। लेकिन क्या डेफर्ड पेमेंट कमोडिटी सिस्टम में ऑलवेज पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि ये अपने वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख पाते। अगर सपोज करो एक गोल्ड कीपर है, अगर एक गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाला सपोज करो किसी ने उसे 1 किलो जो सोना है वो 10 साल पहले दिया था, ठीक है। अब वो 1 किलो सोना उसको अगर आज लौटा रहा है, तो आज के रेट में और 10 साल पहले के रेट में बहुत अंतर है। गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है, उसका प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है। एंड दैट इज व्हाई कमोडिटी में जो ट्रांसफर होता है इट इज नॉट इजी, क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो दीज वर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द कमोडिटी सिस्टम या फिर बार्टर सिस्टम। पहला, ऐसे दो लोग मिलना जो कि अपनी चीजों को एक्सचेंज करना चाहते हो, ऐसी कोई वैल्यू जिससे हम मेजर कर सके कितनी चीज के बदले में कितनी वैल्यू दी जाएगी, ऐसा कोई वैल्यू जो हम कमोडिटी के अंदर, क्योंकि लंबे समय तक हर कमोडिटी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, उसकी जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसा कोई पेमेंट जिसको हम फ्यूचर में, कमोडिटी में वो पॉसिबल हर चीज पर अवेलेबल नहीं था कि हम फ्यूचर में जाके पेमेंट, आज हमने चीज खरीदी और हम आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 10 साल बाद आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, एक ऐसी वस्तु की, एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिसको हम एज अ मीडियम इस्तेमाल कर सके। एंड दैट इज व्हाई मनी गॉट ओरिजिन। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाई मनी गॉट ओरिजिन, तो मनी गॉट ओरिजिन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों की वजह से ही मनी का ओरिजिन हुआ। तो हम अगर बात करते हैं व्हाट इज मनी, क्या मनी करेंसी है? हम करेंसी को मनी बोलते हैं, लेकिन हर करेंसी मनी नहीं हो सकती। क्यों? जैसे आपके 8 नवंबर को आपकी नोटबंदी हो गई थी और आपके 1000 के नोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे, तो आपके पास अगर वो 1000 रुपए का नोट है भी तो भी आप कुछ परचेज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? कहलाएगी तो मनी, लेकिन क्या वो मनी एक्सचेंज करी जा रही है? नहीं, क्योंकि वो लीगल टेंडर अब नहीं रही है। तो ये कोई भी चीज जो लीगली अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है एक्सचेंज करने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें 2 चीजों का एक्सचेंज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मनी। मनी ऐसी कोई भी चीज होती है जिससे वस्तुओं को या कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी भूभाग के लिए, किसी भी कंट्री के लिए लीगली जो अप्रूव्ड होती है, दैट इज नोन एज अ करेंसी। लीगली, जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करें। जैसे आप खाने के बदले में सोना ना खरीद सकते हो ना दे सकते हो, है ना। खाने के लिए आप सोना नहीं दे सकते किसी को। इसका मतलब क्या है? सोना एक लिमिटेड अमाउंट और क्वांटिटी यू कैन परचेज और सेल, आप सारा नहीं कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई हम ये नहीं कह सकते गोल्ड जो है वो एक करेंसी होगा। तो करेंसी क्या है? एक कंट्री के द्वारा दिया जाने वाला, आज की डेट में हम करेंसी को ही मनी की संज्ञा देते हैं। तो मनी एक अलग चीज है और करेंसी एक अलग चीज है। मनी ऐसी कोई भी चीज जिससे आप चीजें एक्सचेंज कर सको। जैसे आपके पास अगर इस समय पर सपोज मार्केट जाते, कई बार हम पैसा लाना भूल गए और हमने क्या बोला, या हम स्कूल में बैठे हुए हैं, हम पैसे लाने भूल गए और हमें पेन चाहिए, तो हमने आज एक पेन ले लिया, कल को हम क्या करेंगे, उस पेन को दूसरा लेके लौटा देते हैं। तो हम जाके तो मार्केट से परचेज करें, क्या हो गया? सीसी सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पर करेंसी के बदले में सामने वाले ने बोला मेरे पास पेन है, 5 रुपए का पेन है, कल तुम मुझे 5 रुपीज लाके दे देना, तो मेरा वो पेन आप ले लो, मेरे पास नया रखा हुआ है, वी हैव परचेज दैट वन। तो दैट प्लेस इज कंसीडर्ड एज अ मार्केट। द मनी जो 5 रुपीज है दैट इज अ करेंसी, और उस करेंसी से क्योंकि हमने एक्सचेंज किया तो दैट बिकम द मनी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे, तो मनी के फंक्शन क्या होंगे या मनी की डेफिनेशन क्या होगी? बेटा मनी की डेफिनेशन इज इटसेल्फ द फंक्शन ऑफ द मनी।
मनी की फंक्शन इज, मनी के जो फंक्शंस हैं वो इटसेल्फ आर बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी है क्या? मनी इज एनीथिंग विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच स्टोर द वैल्यू, विच यूज टू मेजर द वैल्यू एंड विच इज यूज टू स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, या जो फ्यूचर पेमेंट के लिए काम आए, दैट इज मनी। ये हो गई मनी की डेफिनेशन। अब मनी की डेफिनेशन को हमने कहां से पिक किया? फंक्शंस ऑफ द मनी से। जो लिमिटेशन है उन लिमिटेशन को ही पूरा करना मनी का काम है। तो मनी के दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। बेटे एक चीज याद रखना, जब मनी के फंक्शंस आएंगे प्राइमरी फंक्शन, तो आप प्राइमरी फंक्शन ही लिखना। जब आपसे मनी के सेकेंडरी फंक्शन बोले जाएंगे तो आप सेकेंडरी फंक्शन ही लिखना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन आता है, अगर आपका डिटेल में आता है 3 मार्क्स में आए तो मनी के फंक्शंस आते हैं, तो प्राइमरी में प्राइमरी लिखोगे, सेकेंडरी में सेकेंडरी ही लिखोगे। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिए इसके फंक्शन तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है मेन फंक्शन। मेन क्या है? पहला, इट इज वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये किसका काम करता है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। और दूसरा किसका काम करता है? मेजर्स ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे दिया कि अगर आप चीजों को बदलना चाहते हो, एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मनी का इस्तेमाल कर लोगे, करेंसी का इस्तेमाल कर लोगे। एक चीज को खरीदने और बेचने के लिए आपने पैसे दे दिए। दूसरा हो गया मेजर्स ऑफ वैल्यू। आप उस चीज की वैल्यू, इस जो मार्कर है उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, इसको हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अगर मुझे मार्कर नहीं चाहिए, मुझे पेन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस मार्कर को मार्केट में बेच लूंगी। अगर मेरा मार्केट 50 रुपीज का जाता है और मेरे को पेन मिल रहा है 20 रुपीज का, तो 30 रुपीज मुझे मिल जाएंगे। तो मेजर्स हो गए इसकी वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है मनी के रूप में। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आ जाएगा आपका स्टोरेज ऑफ द वैल्यू। स्टोरेज ऑफ द वैल्यू क्या है? इस पेन की कीमत ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी? रिड्यूस होगी। ये इंक्रीज होगी। नया पेन है तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये बनने में महंगा बनेगा। अगर मैं बोलूं इस पेन की कीमत, तो इस पेन की कीमत कम हो जाएगी। जबकि मनी की वैल्यू, मनी जो होती है या करेंसी जो होती है उसकी सेम होती है। 100 रुपए का नोट पहले भी 100 रुपए का था, आज भी 100 रुपए का है। उसकी परचेजिंग जो पावर होती है वो घटती बढ़ती है केवल। समझ में आया? सो स्टोर कर देती है वैल्यू को। 4th पॉइंट आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। टुडे आई वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम मार्केट। मैं आज कुछ खरीदना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए। जनरली आज की डेट में हम क्रेडिट कार्ड यूज कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी बेसिकली है क्या? क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो द डेफर्ड पेमेंट, कि हम आज खरीद रहे हैं, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड भी करेंसी को ही, जैसे हम अमाउंट ले लेंगे तो इन फ्यूचर जाकर हम वो पैसा वापस कर देंगे। यहाँ पर मनी इसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है कि आप इन फ्यूचर जाकर कोई कमोडिटी की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से आप पे, आपने मार्केट गए, सामान खरीदा, आपने बोला भैया मैं 2 दिन बाद आपके पैसे दे जाऊंगा, तो आपने पैसे दे दिए। जबकि कमोडिटी की वैल्यू हो सकता है 2 दिन के अंदर वो चेंज हो जाए। तो मनी क्योंकि स्टोरेज ऑफ वैल्यू करते हैं इसलिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उस करेंसी को, लाइक सपोज करो कोई आपको बहुत पुराना फ्रेंड है, 5th या 6th क्लास का फ्रेंड है, और उसने आपसे एक पेन लिया था बेसिकली, वो केवल 10 रुपीज का पेन था एट दैट टाइम। आज की डेट में वो पेन तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि 5th 6th की बात है। आज की डेट में आप लोग सीनियर क्लासेस के अंदर हो, तो इस समय पर सपोज करो वो आपको एक पेन दे दे या आपको उसकी कॉस्ट दे दे, तो यू विल बी हैप्पी। आप उसको अगर प्राइस दे दे, आपका वो 10 रुपए दे दे वापस, तो यू विल बी हैप्पी। चाहे वो 10 रुपए बहुत ज्यादा वैल्यू आज की डेट में नहीं रखते हैं, फिर भी आप खुश होंगे कि हाँ मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो डेफर्ड पेमेंट के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए रिसीव की जा सकती है। क्लियर हुआ? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशन, या बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से मनी का ओरिजिन हुआ। मनी के फंक्शंस कौन से हैं? प्राइमरी फंक्शंस है एंड सेकेंडरी फंक्शंस है। उसके बाद जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, जहां से आज की डेट में क्वेश्चन निकलता है, वो निकलता है कि आपकी मनी की सप्लाई होती क्या है। देखो मनी की सप्लाई में सबसे पहला जो इंसान, 4 तरीके से आप रखोगे। पहला, एक व्यक्ति कोई भी पैसा जो होता है वो अपने पास रखता है। हमारे पास, सबके पास ही पेपर नोट होते हैं और कॉइन्स होते हैं। इसका मतलब है करेंसी विद द पीपल, लोगों के पास जो पैसा है। दूसरी चीज होती है हम कुछ पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं। बैंक में 2 तरीके से जमा करते हैं। एक होता है हमारा सेविंग डिपॉजिट जो हम लगातार एक्सचेंज करते हैं, और एक होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है, जब हम एक छोटे से उसमें समझो अभी, क्योंकि टर्म डिपॉजिट आगे वाले चैप्टर बैंकिंग में आएगा, जिसको हम कहते हैं बेसिकली टर्म, यानी एक समय पे डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसको हम 2 तरीके से लेते हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट, आप सब जानते होंगे एफडी के बारे में। तो एफडी जो आप जमा कर रहे हो वो क्या है? आपका टर्म डिपॉजिट है। तीसरा होता है रैकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, ये बैंकिंग सेक्शन में हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट जो होता है आपका कुछ पैसा, जहां पर बैंक, पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे गांव के अंदर, अब वो पोस्ट ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया गया पोस्ट ऑफिस बैंक में। तो ज्यादातर जो ग्रामीण इलाका होता है वो लोग अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। इसका मतलब है एंटायर पैसा आ गया, हमारा पैसा आरबीआई ने दे दिया था, हमारे पास आ चुका है पैसा लोगों के पास,
पैसा बैंकों के पास इन द फॉर्म ऑफ द सेविंग डिपॉजिट, पैसा विद एज अ इन द फॉर्म ऑफ द टर्म डिपॉजिट, और तीसरा पैसा हो गया जो कि आपने पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर डिपॉजिट किया हुआ है। उन्हीं के आधार पर हम मनी सप्लाई को 4 पार्ट में डिवीजन कर देते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। यू कैन सी हियर आल्सो। M1 के अंदर पहली चीज क्या आ जाएगी, करेंसी विद द पीपल, जो लोगों के पास करेंसी है, यानी पेपर नोट और कॉइन्स है जो लोगों के पास है वो। दूसरा हो गया डिमांड डिपॉजिट, यानी जो पैसा हम बैंक में जमा करके आते हैं वो हो गया डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। और तीसरा हो गया अदर डिपॉजिट, जो कि बचा हुआ पैसा है जो कि आरबीआई के पास है, आरबीआई अपने पास रखता है, उन्हें कहते हैं अदर डिपॉजिट विद द बैंक। अगर हम बात करेंगे M2 के अंदर, तो M2 के अंदर पहला तो M1 सारा, M1 का मतलब क्या होगा, करेंसी विद द पीपल, यानी करेंसी कॉइन विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 हो गया। M2 के अंदर आ जाएगा वो सेविंग जो कि हम पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर जमा करते हैं, ये आ गया M2। याद रखना पोस्ट ऑफिस का जो कंसेप्ट है वो सेकंड और फोर्थ में आएगा। किसमें आएगा, सेकंड में और फोर्थ में आएगा केवल, है ना। तीन ही चीज बताई है मैंने। क्या बताया, लोगों के पास पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास होगा, आरबीआई के पास होगा, एक और है जो आपका पोस्ट ऑफिस के पास होगा। क्लियर हुआ। तो यानी बैंक के पास है, पोस्ट ऑफिस के पास है, लोगों के पास है, बैंक के पास है। बैंक कौन से, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है। तीसरा क्या है आपका पोस्ट ऑफिस बैंक है। थर्ड क्या हो जाएगा, M1। बेटा देखो यहाँ पर M1 आया, यहाँ पर भी M1 ही आएगा। M1 क्या है, करेंसी विद द पीपल, करेंसी कॉइन्स विद द पीपल, जो डिपॉजिट आपने बैंक के अंदर किया है, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई है। और उसके साथ क्या आ जाएगा, नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, आपने जो बैंक के साथ किया हुआ है, क्योंकि आप जब मांगते हो, आप जब विड्रॉल करते हो तो आप ले सकते हो। चौथा आ जाएगा M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि वो पैसा जो कि आपने पोस्ट ऑफिस के साथ जमा किया हुआ है। इज इट क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन, की मनी सप्लाई के 4 पार्ट होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। यहाँ पर हमने सारी चीजें डिफाइन कर लिया, पूरा चैप्टर आपका हो गया है। पहला कि बार यहाँ पर मनी होती क्या है, तो मनी का ओरिजिन कैसे हुआ, पहला आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां आई थी, इसी की वजह से मनी का ओरिजिन हुआ। मनी के ओरिजिन को ही, जिस वजह से मनी का ओरिजिन हुआ वही मनी के काम होते हैं। उसमें प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। और मनी किस तरीके से लोगों के पास है, M1, M2, M3 एंड M4, दीज आर द मनी सप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।